हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट से और ये बहुत बड़ी खबर है। माइक्रोसॉफ्ट 11,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल सकता है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अगर मैं गो मैकेनिक की बात करके चलूं तो वो भी अपने 70% स्टाफ को निकाल रहा है और ये बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। और अगर मैं कनाडा बेस क्लियर को की बात करके चलूं तो वो भी अपनी 30% वर्कफोर्स को निकाल रहा है। साथ में जो उनके सीईओ है उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। तो ये फायरिंग वाला सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है। अगर हम ट्विटर की बात करके चले तो ट्विटर अपने ऑफिस से सामान निकाल रहा है। स्टाफ को पहले निकाल दिया, अब सामान निकाल रहा है। तो ट्विटर ने अपने ओवन, फर्नीचर वगैरह वगैरह चीज़ों को सैन फ्रांसिस्को ऑफिस के जो हेडक्वार्टर है वहां से नीलामी के लिए निकाल दिया। मतलब निकालो भाई, निकालो, सब कुछ बेचो, बेच खाओ सब कुछ। अगली खबर विजय जी की है। तो उन्होंने बोला है कि पेटीएम अवेयर नहीं था कि अलीबाबा अपने स्टेक्स को बेच सकता है। अभी रिसेंटली $125 मिलियन के शेयर्स अलीबाबा ने रातों रात बेच दिए थे। मतलब कुछ दिनों के अंदर ही बेच दिए थे, कुछ ही टाइम के अंदर बेच दिए थे। और उसके चक्कर में पेटीएम के शेयर क्रैश कर रहे थे। उसके बाद में पेटीएम ने अपने शेयर्स को बायबैक भी किया है। उन्होंने कहा हमको ये पता ही नहीं था और अलीबाबा कोई हमारा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर नहीं था, वो एक नॉर्मल इन्वेस्टर था। मतलब वो पैसे लेके आ रहा था, वो ऐसा कुछ नहीं लेके आ रहा था कि वो हेल्प भी करके दे रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। और मेरे हिसाब से ये निकालने का रीज़न ये भी है कि अलीबाबा के पैसे लगे हुए थे पेटीएम के अंदर और इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि चाइनीज़ कंपनी के पैसे नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। शायद वो भी रीज़न हो सकता है इसके अंदर। अगली खबर एफटीएक्स के जो सीईओ है, ये वाले सीईओ नहीं, नए वाले सीईओ, ये पुराने वाले सीईओ की फोटो है। तो जो एफटीएक्स के नए वाले सीईओ है उन्होंने बताया जब से बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है एफटीएक्स ने, $415 मिलियन की क्रिप्टो स्टोल हो चुकी है, चोरी हो चुकी है हैकर्स के थ्रू। कंपनी बैंकरप्सी के बाद भी माल बिके जा रहा है, मतलब चोरी होए जा रहा है। अगली खबर रघुराम राजन जी की है। तो उन्होंने बोला है कि चिप मेकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट हो रही है इंडिया के अंदर और इसका रीज़न कह रहे हैं कि बाकी और किसी कंट्री के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वो ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि भाई जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लेके आए हैं उसकी वजह से, तारीफ नहीं करते हैं वो गवर्नमेंट की। अगर आप देखने की कोशिश करो, जैसे एग्जाम्पल के लिए 14 एप्पल के सप्लायर है चाइना से जिनको क्लियरेंस मिल गई है इंडिया के अंदर एक्सपेंड करने के लिए। तो इंडिया के अंदर एयरपॉड्स, आईफोन और भी बहुत सारी डिवाइसेस एप्पल की बनने वाली है। तो भाई ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है ना, ग्रोथ की तरफ तो जा रही है ना। पर अगर मैं रघुराम राजन जी की बात करके चलूँ तो उनका कहना है कि भाई सर्विस एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। जो G20 की प्रेसिडेंसी हमारी गवर्नमेंट ने जीती थी उससे वो सर्विस सेक्टर को पुश कर सकती है। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। वो सर्विस सेक्टर जो कि हमारा पहले से ही बहुत स्ट्रांग है उनको फोकस करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो इनका सजेशन है ये लेना चाहिए कि मतलब सर्विस सेक्टर को भी बूस्ट दो, मैन्युफैक्चरिंग को तो अच्छा खासा बूस्ट दिया ही जा रहा है, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इस टाइम पे बहुत प्रीमेच्योर होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अर्ली होगा बात करना कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में चाइना को पिछाड़ देगा। मतलब यहाँ अगेन वही वाली नेगेटिव बातें आ रही है। मुझे पर्सनली ये चीज़ उनकी सही नहीं लगती है कि हमेशा हमारे देश के बारे में गलत गलत बोलते रहते हैं। मुझे लगता है कि भाई बात करना और सोचने में कोई फ़र्क क्या है। आज हम कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, मैं सोच रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ। अब ये नहीं कह रहा कि मैं आने वाले 5 साल में बन जाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का साइज बहुत छोटा है, तो टाइम लगेगा। सीधी सी बात, अगर बहुत तेजी से भी ग्रो करेंगे तो भी टाइम लगेगा अच्छे खासे तरीके से। हमको भी बढ़ना है और दूसरों को घटना है, तब जाके हम और जल्दी पहुंच पाएंगे। पर उतना आसान नहीं रहेगा। पर सोच तो मैं सकता हूं ना, सोचने में किसको रोक रहा है कोई। अगली खबर जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि इंडिया के साथ में जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग थी उसके बारे में पूरी बात हो चुकी है। पिछले साल ही इन्होंने $4 बिलियन का इंडिया से लोन लिया था। अब उसको रीस्ट्रक्चर करने की बात एक दो न्यूज़ पहले ही मैंने कवर किया था, वो बात कर रहे थे। अब फाइनली बात कंप्लीट हो गई है, तो मतलब रीस्ट्रक्चर हो गया है। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ में मीटिंग करने वाली है। जनधन योजना, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम की जो योजना है, साथ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जो बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन स्कीम है, उन सब की वायबिलिटी चेक करने के लिए कि भाई वो ढंग से चल भी रही है या नहीं चल रही है। और ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ऑडिट होते रहना चाहिए। बजट से पहले ऑडिट हो रहा है तो सोचा जाएगा कि इसके ऊपर बजट बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, शायद ये भी रीज़न हो सकता है। पर मुझे लगता है उतनी आसानी से पैसा नहीं मिल रहा है जितनी आसानी से मिलना चाहिए ना, प्रॉब्लम ये भी तो है।
अगली खबर, जो महाराष्ट्र के सीएम है शिंदे जी, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इंडिया मुंबई के अंदर स्टार्टअप हब बनाने के लिए। तो भाई मुंबई गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा तरीके से काम कर रही है। फंडिंग फंडिंग, यहाँ से फंडिंग, यहाँ फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री, इनसे फंड्स ले आओ, उससे फंड ले आओ। अगर हम बात करके चले, अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, जहां पे इनका कहना है कि हमने 88,420 करोड़ के एमओयू साइन कर दिए है। मतलब समझ रहे हो कितना सारा काम आ सकता है महाराष्ट्र के अंदर, और कितनी सारी नौकरियां क्रिएट होगी इससे। और लोग कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा नहीं। मैं अभी अभी वही चीज़ बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है। ये स्कीम है प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये बहुत अच्छी है। इससे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा इंडिया। साथ में जो पोर्ट्स की तरफ गवर्नमेंट काम कर रही है, उससे हम ट्रांसपोर्टेशन में भी अच्छे हो जाएंगे, मतलब मैन्युफैक्चर करके उसको ढंग से ट्रांसपोर्ट भी कर पाएंगे लॉजिस्टिकली। पर पॉल्यूशन का दिक्कत आ सकती है। मतलब गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग अलग वो लगा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह भी लगाने वाले हैं, और ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे। पर फैक्ट्रीज चलेगी तो पॉल्यूशन कुछ तो होगा, या फिर इंडिया रेगुलेशन इतनी स्ट्रांग कर दे। रेगुलेशन उतना स्ट्रांग नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ भी जाना है। तो अगर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर देगी तो सब कहेंगे भाई बिजनेस करना मुश्किल है, इंडिया में काम करना मुश्किल हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से पहले फैक्ट्री लगने देंगे, उसके बाद जब लगेगा पॉल्यूशन हो रहा है तो रातों रात स्कीम लाएंगे, भाई पॉल्यूशन नहीं करना, इस स्टैंडर्ड से ऊपर नहीं जाना है तुमको। अगर मैं यूपी गवर्नमेंट की बात करके चलूँ, तो उन्होंने बोला है कि स्टेट को 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट मिल चुकी है सोलर सेक्टर के अंदर। तो अभी रिसेंटली उन्होंने भी ये स्कीम निकाली थी कि भाई आप आओ उत्तर प्रदेश के अंदर एनर्जी पॉलिसी 2022 के अंदर इन्वेस्ट करो, जहाँ पे 22 गीगावाट ग्रीन एनर्जी बनाने का इनका प्लान है। अगली खबर मेटा की है, और ये बहुत अच्छी खबर है मेटा के लिए। मेटा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है S&P 500 इंडेक्स के अंदर। 54% गेन किया है उसने नवंबर से अभी तक देखा जाए तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेटा इज डेड टाइप्स। तो वो वीडियो अब के टाइम पे डेड हो चुकी है, एक स्पेसिफिक व्यूज़ पे आगे रुक गई है, इंटेलेक्चुअलिटीज़ पे बनाई थी मैंने। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि भाई सबके अभी मेटा के शेयर्स घट रहे हैं, मेटा बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, सबके सब गालियाँ दे रहे थे। तो उसके बीच में मैंने एक पॉजिटिव वीडियो बनाई थी, थंबनेल थोड़ा सा नेगेटिव रखा था क्योंकि फिर लोग देखते नहीं है, पर कहानी पूरी पॉजिटिव थी। मैंने बोला था भाई मेरे को नहीं लगता मेटा कुछ गलत कर रहा है, आने वाले टाइम में मेटा ग्रो करेगा। अगर आप शार्क टैंक वाली सीरीज देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, रेवेन्यू के मल्टीपल के ऊपर कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड होती है। तो आपको क्या लगता है मेटा का, फेसबुक जैसी कंपनी का जो इस टेक कम्युनिटी के अंदर है, उसका क्या मल्टीपल होना चाहिए? कितने मल्टीपल रेवेन्यू, कितने मल्टीपल पे वैल्यूएशन होनी चाहिए? 3 मल्टीपल है। तो मेरे हिसाब से अभी भी अंडर वैल्यूड है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उनसे पूछा गया कि आप किस लेवल के एंटी वैक्सीन हो, तो उन्होंने बोला कि भाई वैक्सीन और जो भी क्योर वाली चीज़ें होती है वो पोटेंशियली ज़्यादा खतरनाक है पूरी पॉपुलेशन के लिए डिसीज़ के कंपैरिजन में। मतलब उनका कहना है कि अगर आप वैक्सीन लगाओगे तो आप सही हो जाओगे, आपको बीमारी नहीं होगी, और वो ज़्यादा खतरनाक है। क्या पॉपुलेशन बढ़ जाएगी इससे, क्या हो जाएगा? मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो बताओ क्या होता है। इंग्लिश के अंदर ये वो बोल गए हो, कोई मुहावरा बोल गए हो, हमको समझ में ना आया हो, कि वहाँ के लेवल्स की बात हो। अगर आपको समझ में आया नीचे कमेंट में बताना यार, मुझे तो समझ में नहीं आया पर्सनली, बताओ तो। अगली खबर अडानी जी की है। तो अडानी ग्रुप हाइड्रोजन पावर्ड इलेक्ट्रिक ट्रक निकालने वाला है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अगर आप इस ट्रक के ऊपर 55 टन लोड करके लेके जाओगे तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन टैंक लगेंगे, और वो 200 किलोमीटर की वर्किंग रेंज प्रोवाइड करेंगे। बढ़िया चीज़ है। मुकेश अंबानी हाइड्रोजन बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन की गाड़ी बनाएंगे, दोनों मिलके दुनिया पर राज करेंगे। अगली खबर पेटीएम की है। तो गोल्डमैन सैक्स की अगर हम बात करके चले तो पेटीएम प्रॉफिटेबल हो सकती है मार्च 2023 में। अभी बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा हो जाएगा, और मुझे भी लग रहा है, अगर आप न्यूज़ को पिछले 3-4 दिन से फॉलो कर रहे हो, तो पेटीएम ने जो बायबैक किया अपने शेयर्स का ना, तो वही बहुत पॉजिटिव साइन है। बायबैक कंपनी तभी करती है जब उसको कुछ लग रहा होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पेटीएम के शेयर लेने, पर मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है पेटीएम के शेयर्स के साथ में। अगली खबर, जो यूपी के डेवलपर्स हैं उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि भाई प्लीज़ हमको कुछ रिलीफ दे दो, जो हमको ड्यूज़ देने हैं जो लैंड लिया था उसके ऊपर। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 के अंदर बिल्डर्स को कहा था कि भाई पूरा पैसा वापसी करो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपके साथ रखी गई थी उसके हिसाब से। तो इन बेचारों के पैसे नहीं होंगे ना, कोविड के अंदर हाल बुरा तो सबका हुआ है। अगली खबर, एक एक्टिविस्ट इन्वेस्टर है नेल्सन
उनको बोर्ड सीट के लिए मना कर दिया है डिज्नी ने। अब इसके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा था। अब कंपनी ने डिफेंड किया है इस बात को कहते हुए कि भाई इनके पास में स्किल्स भी नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी इस टाइम पे। उनका कहना है कि वो बचा सकते हैं कंपनी को क्राइसिस से। अभी जो OTT क्राइसिस चल रहा है, डिज्नी इधर उधर फैल रहा है, उससे वो बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है, डिज्नी बर्बाद हो सकता है क्या? बर्बादी की कगार पे जा रहा है या फिर नहीं? कभी वीडियो बनाएंगे इस पे। अगली खबर सेबी की है, तो उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे और ब्रोकर्स के पैसे अलग अलग करने के लिए एक प्रपोजल निकाला है। तो जल्दी ये प्रपोजल आ सकता है। फरवरी 2016 तक कहा है कि पब्लिक के जो जो कमेंट्स है वो देखे जाएंगे, उसके हिसाब से किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो ब्रोकर्स है उनका पैसा अलग पड़ा रहेगा। तो ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके पैसे अलग से पड़े रहेंगे, तो उसका मिसयूज नहीं होगा। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से इस बजट के अंदर गवर्नमेंट इनकम टैक्स रेट को कम कर सकती है। अब मैं इस बात को बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स रेट कम नहीं होगा, स्लैब बढ़ सकती है, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा मैंने कई कई जगहों पे पढ़ा भी है। पर कहानी ये है, गवर्नमेंट भी तो दो रिजीम चलाती है ना, दो टाइप्स ऑफ स्लैब चलाती है। किस स्लैब के अंदर करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो देखने वाली बात है। अगली खबर, IMF के एक्स इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बोला है चाइना का जो ग्रोथ मॉडल था वो खत्म हो गया है। मतलब अब चाइना ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा, बाकी देश आएंगे, और ये अच्छी चीज है इंडिया जैसे देशों के लिए। अगली खबर, अश्नीर ग्रोवर को भारत पे के जो को फाउंडर है भाविक जी, उन्होंने स्यू किया था 2017 के अंदर। उन्होंने शाश्वत जी के साथ में मिलके भारत पे की शुरुआत करी थी, और 2018 के अंदर अश्नीर ग्रोवर आए। उस टाइम पे भी ये सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, और कुछ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के कन्विक्शन से पहले के US के अंदर, उसके चक्कर में इन्होंने अपने स्टेक्स को दे दिया। अब इसके ऊपर जब ये कोर्ट लेके गए, तो कोर्ट ने स्टे डाल दिया है कि भाई आप किसी थर्ड पार्टी को ये शेयर्स नहीं दे सकते हो। तो तकरीबन 3.09% शेयर्स है भारत पे के। एक क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे फन के लिए, तो अगर हम शेयर्स की बात करके चले तो है 16,110, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और 3.09% है। तो क्या आप बता सकते हो कि कितनी, अगर हम मान के चल रहे हैं भारत पे कह रहा है $4 बिलियन की वैल्यूएशन है, तो कितनी वैल्यू है एक शेयर की? बताओ, थोड़ा दिमाग वाला, थोड़ा दिमाग चलाओ अपना। मैथ्स पढ़ाई करी है ना तुमने, तो इससे पता लगेगा तुम्हारे मैथ्स कैसी है। अगली खबर ITC की है, तो वो योगा बार की पेरेंट कंपनी को खरीद सकता है 3 से 4 सालों के अंदर, और ये अच्छी चीज है ITC के लिए। योगा बार के प्रोडक्ट्स मैं भी यूज करता हूं, मतलब ठीक है, मतलब वो एक पे एक फ्री मिल जाता है ना, इसलिए ले रहते हैं। अगली खबर नियो ग्रोथ की है, ये मुंबई बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है जो कि MSME के ऊपर डिजिटल लैंडिंग के ऊपर काम करती है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली 82 करोड़ रुपीस रेस किए हैं। साथ में मैट स्ट्रीट जो है, उन्होंने $30 मिलियन रेस किए हैं अपने सीरीज C राउंड के अंदर। अगली खबर ओयो की है, तो भाई ओयो अपनी IPO के लिए फिर से फाइलिंग कर सकता है बहुत ही जल्दी। तो अगर हम मान के चले मिड फरवरी के अंदर वो अपने जो ड्राफ्ट है उसको सबमिट करेगा, और अप्रैल तक IPO आ जाएगा क्या, देखते हैं। अगली खबर, मैं बायजूस की अगर CEO की बात करके चलूं, उन्होंने बोला है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेट कर रहे हैं अपना IPO निकालने के लिए। मतलब अभी रिसेशन वाला सीन चल रहा है, या सब कुछ सही हो जाए, ग्लोबल इकोनॉमी सही हो जाए, उसके बाद अपना IPO निकालेंगे। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो सारा खतरनाक चीज़ें थी वो सब खत्म हो गई है, वर्ष खत्म हो चुका है, अब सब कुछ अच्छा होगा। 2023 के अंदर हमारे लिए अच्छे दिन निकले हैं। अभी रिसेंटली अपनी जो सेल्स टीम थी उसके साथ भी इन्होंने रूल्स चेंज किए कि भाई घर घर जाके आप स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं बेच सकते प्रोडक्ट, और साथ में जिनकी इनकम, घर की इनकम कम है, उनको भी आप नहीं बेच सकते। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुद हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंडिया जीतेगी आज।